नमस्ते डॉक्टर बलराम शुक्ल, कैसे हैं आप? नमस्कार अरिहंत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहे थे कि आप यहाँ पे आएं और हम बातचीत करें। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मैं अ, आ सका। जी, वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं आप, लेकिन अगर फिर भी अपने बारे में कुछ बताना चाहें लोगों को जो पहली बार आपको सुन रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संस्कृत का प्राध्यापक हूँ। मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की संस्कृत में। मैंने हंसराज कॉलेज में शुरुआत में पढ़ाया, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया 8 वर्ष। उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग मैंने ज्वाइन किया और अभी फ़िलहाल वहीं हूँ। अभी 2 वर्ष तक मैंने प्राकृतों पर विशेष शोध करने के लिए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को ज्वाइन किया था और वहाँ प्राकृत कविता के चारुत्व के भाषिक प्रयोजक इस विषय पर विशेष कार्य प्रस्तुत किया, जो अब प्रकाशनाधीन है, प्रकाशन में जा रहा है। तो भाषाओं और उसके साहित्य में मेरी विशेष रुचि है, विशेष रूप से वे भाषाएं जो कि संस्कृत की सजातीय भाषाएं हैं। तो उसमें संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है और फ़ारसी है, उर्दू है और आधुनिक भारतीय भाषाएं जो कि संस्कृत से बहुत अधिक प्रभावित हैं, जिनके मूल में संस्कृत है। मराठी विशेष रूप से, मेरी अपनी मातृभाषा भोजपुरी जो है, हिंदी तो है ही हम लोगों की, सब लोगों की पारस्परिक एक जोड़ने वाली भाषा। तो आपने जो कहा कि सजातीय, संस्कृत की सजातीय भाषाएं, ये बहुत ही सुंदर वर्ड है। इसमें उर्दू और आपने फारसी का भी नाम लिया। प्रायतः ये मतलब जाना नहीं जाता है, लोग उसको एसोसिएट नहीं करते हैं संस्कृत से। तो आप उसको कैसे कहेंगे कि वो भी इसी संस्कृत से ही जुड़ी हुई भाषाएं हैं? वस्तुतः एक भाषाओं के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है, जिसके कारण ये प्रवाद लोगों में फैलते हैं। वो जाहिर परस्ती जो होती है, जाहिर चीज़ को देख करके, जो बाह्य आवरण है उस मात्र को देख करके हम निर्णय ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम द्वेषवश निर्णय ले लेते हैं, बहुत बार अपने अज्ञानवश, अपने अज्ञान को छिपाने के लिए किसी चीज़ को हम दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें भाषाओं के प्रति, तो हमें पता चलेगा कि इन भाषाओं के मूल में कोई एक भाषा है। वो वैदिक भाषा हो सकती है या प्रोटो वैदिक भाषा हो सकती है, या जिसको भाषा वैज्ञानिक प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं, वो भाषा हो सकती है, जिसका कोई मूल तो नहीं मिलता लेकिन उसको पुनः संरचित किया गया है। तो जो भाषाएं हम विशेष रूप से उत्तर भारतीय लोग बोलते हैं, मध्य भारतीय लोग बोलते हैं, वे भाषाएं एक बड़े भाषा परिवार से संबंधित हैं, जिसको भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा गया है। और उसमें बहुत बड़े बड़े भाषाओं के खंड हैं, परिवारों के खंड हैं। और उसमें एक भारत ईरान, इंडो ईरानियन लैंग्वेज फैमिली है, भारत ईरानी भाषा परिवार है। और भारत ईरानी भाषा परिवार के अंतर्गत एक ईरानी परिवार है और एक आर्य भाषा परिवार है। तो जो फारसी भाषा है वो उसी भारत ईरानी भाषा परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। और जो उर्दू है वो तो ईरानी परिवार का भी नहीं है, ईरानी सब फैमिली का भी नहीं है, वो तो आर्य परिवार की एक भाषा है। उसकी जो पूरी संरचना है वो भारतीय संरचना है। उसके बहुत सारे उसमें प्रमाण हैं। आप जानते हैं उर्दू का पुराना नाम रेख्ता था। और रेख्ता शब्द क्यों आया उर्दू के लिए? रेख्ता का मतलब होता है गिरा हुआ। रिज जो धातु है ना, रिच संस्कृत की, उसका फारसी में रिज उसका काउंटर पार्ट है। और उसी का जो पास्ट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं, वो रेख्ता है। तो रेख्ता
वस्तुतः अपभ्रंश जो भाषा उस समय प्रचलित थी 11वीं 12वीं शताब्दी में, और वो समय वही है जब मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा है, तो उन दोनों समुदायों के मिलने से एक नया रजिस्टर, नई भाषा, नई बोली, बोलने की नई शैली विकसित हो रही है, और उसको नाम रेख्ता दिया गया, क्योंकि ये नाम ईरानियों ने दिया। उन्होंने पूछा होगा कि यहाँ की जो भारत की भाषा लोग, सामान्य लोग बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है, तो उनको पता चला होगा अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश का उन्होंने सीधे सीधे फारसी में जो अनुवाद किया वो रेख्ता है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि वो सीधे सीधे हमारी जो उस समय प्रचलित भाषा थी उसी का ईरानियों के द्वारा या मुस्लिम बाह्य आक्रांताओं या जो आगंतुकों के द्वारा बोलने का जो प्रयास किया गया हमारी भाषा को, वही उर्दू के रूप में परिणत हुई। उर्दू बाद में उसका नाम हुआ उर्दू मुअल्ला, उसको कहते थे, उर्दू छावनी को कहते हैं, तुर्की भाषा का शब्द है। हाँ, तो उस छावनी में, मतलब जो सैनिक छावनी है मुस्लिम आक्रांताओं की, उसमें जिसकी परवान जो चढ़ी भाषा वो उर्दू हो गई। उर्दू की भाषा वस्तुतः है वो। अच्छा, उर्दू की भाषा मतलब छावनी की भाषा। वो शाही छावनी की जो भाषा है वो उर्दू है, उसका पुराना नाम रेख्ता है। तो ये ऐतिहासिक तथ्य स्वयं अपने आप में बताता है कि ये भारतीय भाषाओं को विदेशियों के द्वारा बोलने का एक प्रयास है। और ये क्रियोलाइजेशन, ये भाषिक अपमिश्रण, जब दो संस्कृतियाँ, दो जातीय ग्रुप एक साथ आते हैं तो हर बार होता है, स्वाभाविक है। जैसे मॉरिशस वगैरह देशों में क्रियोलाइजेशन की प्रक्रिया, भाषा, उस भाषा को ही क्रियोल कहते हैं जो वहाँ चलती है। तो भाषिक अपमिश्रण के कारण एक भाषा नई तैयार होती है या एक नई शैली तैयार होती है। तो उर्दू तो पूरी तरह से भारतीय मूल की भाषा है, और उसमें जो अंतर है सब लोग जानते हैं। उसमें जो अंतर है वो उर्दू और फारसी के शब्दों का अंतर है, वो जो बाद में उर्दू बनी। हाँ, जिस शैली को उर्दू कहते हैं वह भारतीय स्ट्रक्चर, भारतीय भाषिक संरचना, जो कि हिंदी की संरचना है या हिंदी और उर्दू की साझी संरचना है, उसमें उर्दू, अरबी और फारसी के बहुत सारे शब्दों को स्वीकार करके वो बनी है। तो लेकिन किसी भी भाषा का स्वरूप तय होता है उसकी क्रियाओं से, उसके संबंधवाचक शब्दों से, उसकी विभक्तियों से। तो अगर आप देखें उर्दू के क्रियावाचक शब्द जो हैं वे 99.9% जो हैं वो आपको उसी से निकले, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से निकले हुए होते हैं। जैसे मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ, यही अंतर तो है। तो चलिए प्रतीक्षा और इंतजार को हटा दीजिए, कर रहा हूँ जो है उसकी जगह आप कोई फारसी या अरबी शब्द नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। अरबी में फ़अला धातु है, आप इसका प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। उर्दू में आप मी कुनम ऐसा फारसी कर रहा हूँ, इसके लिए फारसी का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई भी भाषा जो है उसका जो उसके कॉन्जुगेशंस होते हैं, मतलब क्रिया रूप जो होते हैं, वो उसके वास्तविक स्रोत को तय करते हैं। उर्दू के जो क्रिया रूप हैं, तो जो ट्रैफिकिंग होती है वो किसकी होती है? वो सेकेंडरी जो डेरिवेशंस होते हैं उसकी होती है। कृदंत रूप जिनको संस्कृत में कहते हैं उसकी होती है। हिंदी में भी देख लीजिए, आप संस्कृत के शब्दों को डाल लीजिए, संस्कृत की क्रियाओं को नहीं डाल सकते आप उसमें। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ ये तो कह सकते हैं, आप प्रतीक्षा करोमि ऐसा नहीं कर सकते, प्रतीक्षा विदधामि ऐसा नहीं कह सकते। तो संस्कृति हो जाएगी ना। तो वस्तुतः भाषिक कारण होते हैं कि हम किसी स्रोत भाषाओं से कुछ शब्द लेते हैं, तो वे शब्द जो हैं वो जब कोई जन सामान्य में विकसित भाषा जब उसका मानकीकरण होता है
एक बड़ा रोल जब उसको मिलने वाला होता है तो अपने स्रोत भाषाओं से बहुत सारे शब्दों को ले करके वो अपने आप को सबल बनाती है। हिंदी ने अपने आप को संस्कृत तथा अन्यान्य भाषाओं के शब्दों से सबल बनाया, उर्दू ने इसके लिए अरबी और फारसी की ओर देखा। तो ये अत्यंत स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि स्रोत भाषाएं जो हैं उनमें वही शब्द सैकड़ों वर्ष तक प्रचलित होने के कारण एक अर्थ विशेष को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो उससे आप लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा श्रम बच जाता है। तो हिंदी और उर्दू के साथ यही है। तो जो आपने कहा कि किस तरह से वो संस्कृत के साथ है, तो वो पूरी तरह से उसी मूल से है। अभी जो समस्या हमको देखने को मिलती है, जैसे जो बातें आती हैं जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में है, उसके पक्षधर हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, और जो उर्दू के शब्द हैं या उर्दू की बजाय हम कहें कि फारसी और अरबी के जो शब्द यूज़ होते हैं हिंदी भाषा में, वो कम होने चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए लैंग्वेज को। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा विचार इसमें ये है कि भाषा में जो शब्द स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं अभिव्यक्तियों की सूक्ष्मताओं को बरतने के लिए, उनको हमें किसी भी तरह से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में बहुत सारे संस्कृत के शब्द स्वयं आ जाते हैं। तो जैसे संस्कृत निष्ठ हिंदी की चर्चा है, बहुत सारे पक्षधर भी हैं, हिंदी में बहुत सारे लोग उसके विरोधी भी हैं। वो कहते हैं संस्कृत जो है हिंदी को कठिन बना रही है, या फारसी उर्दू के अरबी के शब्द जो आ रहे हैं वो हिंदी को कठिन बना रहे हैं, या उसके स्वभाव को नष्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बातें जो हैं वो एकांगी हैं। जहाँ तक उर्दू और फारसी का सवाल है, उर्दू और फारसी जो है वे शब्द, उसके शब्द वो मूलतः तो संस्कृत के ही हैं। अगर उनको हम अपनी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम अपनी भाषा को समर्थ तभी बना सकते हैं जब हम अनेक स्रोतों से उपयुक्त अर्थों को, अर्थ की जो सूक्ष्मता है उनको बताने वाले शब्दों को ग्रहण करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप उदाहरण शब्द है, और कहीं मैंने देखा कि उसके लिए मसल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अरबी का शब्द है। अच्छा। तो ये निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो या अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन या कुछ ऐसे, तो वे शब्द जो भाषा में रूढ़ हो चले हैं, सैकड़ों सालों के निरंतर प्रयोग के कारण जो चीज़ें हिंदी भाषा में आ गई हैं, उनको ज़बरदस्ती निकालना एक तरह से भाषा की क्षमता को कम करना है। तो देखिए, जो फारसी या अरबी या संस्कृत जो स्रोत भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के स्रोत के रूप में हैं, और सैकड़ों सालों का इनका इतिहास है। संस्कृत का तो हज़ारों सालों का इतिहास है। और असंख्य लोगों ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, और प्रयोग के कारण ही शब्द जो हैं उनमें जान पड़ती है। तो उन शब्दों का इस्तेमाल किए बिना आप कुछ अपने मन से अगर लेकर के आ रहे हैं या उनको बहिष्कृत कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। हमें उन शब्दों को जो चाहे वो संस्कृत मूल के हों या देशज मूल के हों, उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ संस्कृत निष्ठता पर जब चर्चा आ रही है, तो हमें विशेष रूप से उसका पक्षधर होना चाहिए। इसमें हमें पक्षपात के आरोप की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है, ये ऐतिहासिक कारण है। जो तत्सम शब्दावली होती है,
और ये केवल हिंदी के साथ नहीं है, भारत में हमेशा से एक भाषा योजक भाषा के रूप में थी, लिंग्वा फ्रैंका निश्चित रूप से ही थी। ऐसा तो नहीं है ना कि अंग्रेजी के आने के पहले भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग परस्पर बात ही नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं है। भारत द्वीपों में तो बटा नहीं है, भारत एक अखंड भूभाग है, उसके लोग परस्पर एक दूसरे से संपर्क करते थे, बिना भाषा के संपर्क तो हो नहीं सकता। इसलिए कोई ना कोई भाषा हमेशा रही है जो कि एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में थी। कविता की भी लिंग्वा फ्रैंका रही है, लोगों के बातचीत करने की भी लिंग्वा फ्रैंका योजक भाषा हमेशा से रही है। तो जो भी भाषा योजक भाषा रही है उसको तत्सम शब्दावली की ओर मुड़ना पड़ता है। ये आप 500 सालों पहले 11वीं शताब्दी, उससे भी पहले 11वीं शताब्दी से देख सकते हैं। कारण ये है कि जब भारत में देखिए दो तरह की भाषिक प्रवृत्तियां हमेशा से रही हैं, एक को संस्कृत प्रवृत्ति, एक को प्राकृत प्रवृत्ति कह सकते हैं। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, भाषिक प्रवृत्ति है। जो भी स्टैंडर्डाइज्ड है लिंग्वा फ्रैंका के लिए, मानकीकृत योजक भाषा है भारत में, वो संस्कृताइजेशन है एक तरह से। और एक जो है वो साथ में क्षेत्रीय भाषाएं परिवर्तित हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, वो प्राकृताइजेशन है, वो प्राकृत की धारा है। ठीक है। दो तरह की ये इंडिविजुअल भाषाएं होने के साथ साथ ये भाषिक प्रवृत्तियां भी हैं। तो क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग विकसित हो रही हैं। अगर उन विकसित और अलग इतनी दूर दूर हैं कि उनका विकास अलग अलग तरह से हो रहा है, अगर वे तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो उनमें संप्रेषण का अभाव हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। इसलिए हमारी भाषाएं बार बार संस्कृत की ओर मुड़ करके देखती हैं। आप अपने गांव में देख लीजिए, लोग पिछली शताब्दी में पिछली पीढ़ी के लोगों के नाम कैसे होते थे। आप अपनी ही पीढ़ी में देख लें, हमारे नाम संस्कृताइज्ड होते जाते हैं। तो हम बार बार मुड़ करके संस्कृत की ओर देखते हैं। क्यों देखते हैं? ये किसी पंडित का फरमान नहीं है कि आप किसी को तहमील नहीं किया गया है, किसी के ऊपर आरोपित नहीं की गई है ये चीज़। ये एक सामाजिक संविदा है, भाषिक संविदा है भारत में, एक समझौता है भारत में कि हमारी भाषाएं जो हैं परस्पर एक दूसरे के प्रति होने वाले संप्रेषणाभाव को कम करने के लिए संस्कृत की जो तत्सम शब्दावली है उसका उपयोग करती हैं। तो मराठी अलग से विकसित हो रही है, बंगाली अलग दिशा में विकसित हो रही है, लेकिन फिर भी उनमें तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के लिए नदी शब्द है, नदी शब्द जो है वो 2000 साल पहले प्राकृत में या 1500 साल पहले प्राकृत में नई बन चुकी है। नई, हाँ। और आप आज भी अगर देखें उड़ीसा को, उड़िया में तो नई कहते हैं नदी को। अच्छा। हमारे यहाँ भी कहते रहे होंगे नदी, नई, लेकिन अब नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि अलग अलग जगहों अलग अलग तरह से विकसित हुई वो भाषा हमें समझ ही में नहीं आएगा। अगर हम आज नदी कहें तो दक्षिण वाला भी नदी समझ जाएगा, नई कहें तो नहीं समझ पाएगा। हिंदी में कुछ और ही अर्थ हो जाएगा, मराठी वाला मराठी भी समझ जाएगा। तो ये तत्सम शब्दावली की विशिष्टता है। और तत्सम शब्दावली क्या है? संस्कृत शब्दावली है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को समझा। वे लोग बहुत ही चतुर थे, वे भारत की भाषिक व्यवहार को समझते थे, परंपरा को समझते थे। वो जानते थे कि सारे भारतीयों की भाषा की अलग अलग होने के बावजूद उनमें एक समान तत्व है, समान सूत्र है जो उन सबको जोड़ता है, और वो संस्कृत है। संस्कृत का मतलब ये नहीं कि संस्कृत जो कक्षाओं में पढ़ाई जाती है वो संस्कृत, सविभक्तिक संस्कृत वही नहीं, अपितु संस्कृत की शब्दावली हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसलिए हिंदी की भी हम जब चर्चा करें तो इसलिए ताकि हिंदी सबके लिए इंटेलिजिबल हो, समझने योग्य हो, दक्षिण के लोग भी समझ सकें। जब हिंदी को हम राजभाषा मानते हैं
तो हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और वो उत्तरदायित्व क्या होता है, वो जिम्मेदारी ये है कि हम उसका इस रूप में प्रयोग करें कि सारे भारतीय उसको समझ सकें। इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हम जो भी बोलें उन लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, इस तरह से नहीं। तो ये हिंदी को अधिक और अन्य भाषाओं को भी, और आप अगर ध्यान से देखें तो हिंदी के इतर जो अन्य भाषाएं हैं उसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली बहुत अधिक है हिंदी की अपेक्षा। बिल्कुल। तो ये हम ही पीछे हैं इसमें, हम ही पीछे हैं, और उसमें बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे तो लगता है कि हिंदी को और हिंदी वालों को, हिंदी का मतलब हिंदी वाला ही, क्योंकि भाषा तो शक्ति होती है, शक्तिमान लोग होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। उनको इस तरह से संकोच नहीं बरतना चाहिए। उनको भारत की भाषिक परंपरा की इस विशिष्टता को समझना चाहिए कि तत्सम शब्दावली जो है वो हमेशा से बदलती हुई भाषाओं को अबूझ बनने से बचने का एक तरीका रही है हमेशा। तो अगर आप हिंदी को सर्वत्र फैलाना चाहते हैं और साथ में उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन स्रोत भाषाओं से आपको अधिकाधिक उपयोग करना होगा, विशेष रूप से संस्कृत के। तो वो ऐतिहासिक कारण मैंने बताया जिसके नाते आपको संस्कृत की तत्सम शब्दावली के प्रति पक्षपात करना होगा। और आप संस्कृत द्वेष के कारण उन तत्सम शब्दावली से द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी देखिए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान बहुत आवश्यक है। ये आप कहें कि ये शब्द संस्कृत का है, ये बात भी 100% सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत हमेशा से क्षेत्रीय भाषाओं से लेती रही है। संस्कृत इतनी समृद्ध कैसे है, वो आसमान से उतरी थोड़ी है इतनी समृद्ध रूप से। संस्कृताइजेशन होता रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं के पास जब संस्कृत गई तो बहुत सारे शब्दों को संस्कृताइज किया उसने। इस नाते तो वे शब्द संस्कृत के ही हैं। तो तत्सम रूप का आप वर्ण करते हैं तो आप वस्तुतः अपनी ही क्षमता का वर्ण करते हैं, पुनर्न्वेषण करते हैं। तो संस्कृत निष्ठता से बचना और तत्सम निष्ठता आप कहें, संस्कृत निष्ठता कह करके उसको भाषिक वैर के टर्म में हम परिभाषित कर देते हैं। एक संस्कृत एक हिंदी, और संस्कृत जो है उसको दकियानूसी और रिग्रेसिव कह करके ऐसा हम प्रोजेक्ट करते हैं, लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि उस भाषा के प्रवाह को पीछे की ओर खींचने की कोशिश हो रही है, उसको स्वाभाविक रूप से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी के पास एक बहुत बड़ी भूमिका है और उसको हिंदी वालों को समझना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। एक तो भाषा होती है, एक पराभाषा होती है, मेटा लैंग्वेज होती है। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, शायद आपकी मातृभाषा हिंदी न हो, मेरी भोजपुरी है, शायद आपकी हरियाणवी हो, लेकिन हम दोनों परस्पर हिंदी बोल रहे हैं ताकि हम समझ सकें एक दूसरे को, संप्रेषणा भाव न हो। तो ये भाषा नहीं है हमारी, ये पराभाषा है, ये उन भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा है। संस्कृत इसी रोल में तो रही हजारों साल तक। संस्कृत कुछ समय तक जनसामान्य की कुछ क्षेत्र में भाषा रही होगी जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पूरे देश, पूरे एशिया की जो वो योजक भाषा रही, उस समय वो मेटा लैंग्वेज के रूप में थी, वो ये उपकरण के रूप में थी जिसने सांस्कृतिक रूप में, भावनात्मक रूप से पूरे भारत को या बृहत्तर भारत को एक करके रखा था। हिंदी उसी भूमिका में आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें दो तरफा चलना होगा। हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से बहुत ज़्यादा लेना होगा। क्षेत्रीय भाषाएं जिनमें असंख्य लोग उन तत्सम शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, हम उनसे उन शब्दों को क्यों नहीं ले सकते। अगर आप मराठी देखें, मराठी में कुछ वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
जो संस्कृत मूल के हैं और जन सामान्य गांव के लोग जो हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई और रास्ता नहीं है, इसके लिए वो कहेंगे गत्यंतर। अब गत्यंतर शुद्ध संस्कृत शब्द है और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसका प्रयोग करेगा। ट्रैफिक के लिए वो वाहन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उनका प्रयोग उनसे ले लें। संस्कृत न कहें, हम मराठी का नाम दे करके उनको ले लें। शब्द पर मुहर तो उसकी होती है ना जो उसका प्रयोग करता है। तो हिंदी को न केवल संस्कृत से, न केवल तत्सम शब्दों से, अपितु अन्य भारतीय भाषाओं में जो प्रयुक्त तत्सम शब्द हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। कोई नई चीज़ आती है तो हम कहते हैं कि वो नई चीज़ आई है, हम अब कैसे उसके लिए शब्द बना सकते हैं, अंग्रेज़ी के ही शब्द ले लें। हर जगह ऐसा नहीं होता है। आप देखें अभी जो कोरोना वायरस के लिए जो इंजेक्शंस लगने वाले होते हैं, तो उसको वैक्सीनेशन, हाँ, वैक्सीनेशन के लिए हम वैक्सीनेशन ही कहते हैं, हिंदी में प्रचलित है। वैक्सीनेट होने जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मराठी में ऐसा नहीं है। अच्छा। उन्होंने शब्द निकाला लस। हाँ, लस घेणे, वैक्सीनेट कराना। अच्छा। तो वो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? हाँ। वो सिर्फ लेकर के आ नहीं रहे हैं, वो उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से उन शब्दों को ले लें। तो लेकिन ये कहाँ से आया ये लस जो है? लस मैंने देखा उनके डिक्शनरी वगैरह में जो व्युत्पत्ति परक हैं, तो ये संस्कृत का शब्द नहीं है संभवतः। ये जो लसलसा पदार्थ होता है ना, वो संभवतः उससे कुछ आया है। वैक्सीनेट जिस द्रव से किया जाता है, घुमा सकते हैं आप। हाँ, ये अपनी तरफ, हाँ, मुंह की तरफ। अच्छा। तो वो उन्होंने देशज शब्द से लिया, हम देशज भाषा में ही अपनी भाषा में ही बना लिया उन्होंने। हाँ, तो हमारी एक सजातीय भाषा अगर उसका प्रयोग कर रही है, हमें अगर श्रम नहीं करना, हम इनसे इतने आलसी हैं तो भी उनसे ले सकते हैं। हम जो श्रम कर रहे हैं उनसे, हाँ, उनसे ले सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि हम साम्राज्यवादिता के, भाषिक साम्राज्यवादिता या भाषिक उपनिवेशवाद के सबसे ज्यादा जकड़ में हैं। सब लोग हैं, भारतीय लोग कमोबेश उसके शिकार हैं, लेकिन हिंदी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा शिकार है। हिंदी जो है वो अपने प्रति एक आत्महीनता जैसी चीज़ तो है ही, इसके नाते वो अपने स्रोत भाषाओं के शब्दों को तो कहती है कि इससे बहुत कठिनाई पैदा हो रही है, इसमें उसको लगता है कि पुरोहितवाद हमारे पर आक्रांत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी का आदिकाल पढ़ें तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये तत्समीकरण जो है वो हमारी भाषाओं की प्रवृत्ति है। आप अगर प्राकृतों को देखें तो प्राकृतों में बहुत सारी ध्वनियाँ ऐसी नहीं हैं जो कि संस्कृत में हैं, लेकिन जब प्राकृतें आगे बढ़ती हैं अपभ्रंश की ओर, तो उसमें बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ आ जाती हैं जो प्राकृत में नहीं थी। अब उदाहरण के लिए री ध्वनि जो है, जो स्वरों में री है, कृष्ण वगैरह में लगाए जाने वाला, वो प्राकृत में नहीं है। अच्छा। लेकिन अपभ्रंश में फिर से आ जाता है, तो वो भी वापस संस्कृताइजेशन, तत्समाइजेशन हो रहा है। क्योंकि वो हमारी एक भाषिक आवश्यकता है। तो ये जो सुप्त जो चेतना है, जो हमारे समाज में या हमारे कल्चर में ये आ गई है, अपने स्वतः ही आ गई है। तो ये हमको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप ही चलता रहता है निरंतर, ये प्रोसेस। बिल्कुल। तो आपने जैसे संस्कृत की बात की कि ये एक लिंक लैंग्वेज का काम करती थी, लेकिन जो हमको एक नैरेटिव चलता है वो ये है कि ये एक दो तरीके की भाषाएं थी, एक जो आम लोग बोलते थे, एक वो, और एक एलिट्स की लैंग्वेज, जो संस्कृत को हमेशा एलिट्स की लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है या एक नैरेटिव चलाया जाता है कि ये तो आम लोग तो कभी बोलते ही नहीं थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एक तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत के संपूर्ण व्याप्ति क्षेत्र को
जिसमें कि आधुनिक काल भी, वर्तमान काल भी सम्मिलित है, हम्म, उसको आप दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। जी। एक तो संस्कृत जब वास्तविक लोगों की, वास्तव रूप में लोगों की भाषा थी, तो वो काल और वो क्षेत्र निश्चित रूप से एक वास्तविकता थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म, इसमें बहुत सारे प्रमाण हैं। आप वेदों से लेकर के उपनिषदों में जो संवाद की बातें हो रही हैं, परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वे सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि जिस भाषा का व्याकरण लिख रहे हैं वो भाषा है, वो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। और उनके पास एक और भाषा का प्रकार है जो वैदिक भाषा है, जिसको उस समय तक लोग नहीं बोल रहे हैं, ग्रंथ मात्र में व्यवस्थित है वो भाषा, तो वो वैदिक भाषा उसको कहते हैं। उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं वे, छंद, वेद, निगम, अथर्व इत्यादि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो संस्कृत भाषा है, लौकिक संस्कृत भाषा है, क्लासिकल संस्कृत, उसके लिए वे भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। और उसमें ऐसे रूपों का उदाहरण देते हैं वे, जो गली कूचों में चलने वाली चीज़ें, जो बाज़ारों में चलने वाली चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा मूली बेचने वाले जो हैं वो मूलियों के गट्ठर बना करके बेचते हैं, तो उसके लिए क्या शब्द है? मूलकपण ऐसा शब्द है उसको बेचने के लिए जो गट्ठर बनाया है। तो ये शब्द कहाँ प्रयोग हो रहे हैं? बाज़ारों में प्रयोग हो रहे हैं, गलियों में प्रयोग हो रहे हैं, गाँवों के नामों में प्रयोग हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत जो है वो जन सामान्य की भाषा थी, लेकिन किसी भी भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होना यह अत्यंत स्वाभाविक है। तो ये एक और भी प्रवाद है। जो लोग ये मानते हैं कि संस्कृत जो है वो कभी भाषा थी लोगों की, वे भी कहते हैं कि संस्कृत नष्ट हो गई क्योंकि कुछ लोगों ने उसको नष्ट कर दिया, कुछ लोगों ने अपने उसमें स्वामित्व में रख लिया। इसलिए ये बहुत ही अब क्या बताया जाए, मुग्धता की बात है, भोलेपन की बात है। भाषा का प्रवाहित और परिवर्तित होना उसका अत्यंत स्वाभाविक अभिलक्षण है। अगर ये कहें कि संस्कृत जो है वो परिवर्तित इसलिए हो गई क्योंकि उसको पुरोहितों ने अपने कब्जे में रख लिया, तो पाली और प्राकृत को तो नहीं रखा पुरोहितों ने अपने कब्जे में। क्यों वो नष्ट हो गई, क्यों वो समाप्त हो गई? वो भी तो अब नहीं है। वो भी तो तथाकथित जनभाषा थी। संस्कृत तथाकथित जनभाषा नहीं थी उन लोगों के अनुसार। तो दोनों की समान गति क्यों हुई? इसलिए हुई कि ये भाषा की स्वाभाविक रीति है। तो इसके बावजूद हम ये देखें कि संस्कृत जब जिस समय जनभाषा नहीं रही, उस समय भी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक भाषा, दार्शनिक भाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में हजारों, सैकड़ों ही नहीं, हजारों वर्षों तक वो चलती रही और आज भी चल रही है। कुछ न कुछ अंशों में वो निरंतर चल रही है। तो एक तो बात ये कि संस्कृत जनभाषा नहीं थी, ये नितांत खंडनीय बात है। लेकिन जितने समय में वो जनभाषा थी, उससे कई गुना समय में वो एक पराभाषा थी, पराभाषा रही है। जनता को परस्पर जोड़ने की भाषा। शंकराचार्य जो हैं वो दक्षिण से चल करके बिहार में मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो किस भाषा में शास्त्रार्थ कर रहे हैं? नैषधकार जो कि 11वीं शताब्दी में हुए हैं, वो इस बात को बताते हैं कि दमयंती के स्वयंवर में भिन्न भिन्न देशों के राजा आए हुए हैं और अलग अलग बोलियां हैं उनकी, एक दूसरे को समझ नहीं सकते, तो वहाँ क्या बोल रहे हैं? वो संस्कृत बोल रहे हैं। तो संस्कृत हमेशा से डिस्कोर्स में विद्यमान रही है और अभी भी वो विद्यमान है कुछ न कुछ अंशों में। तो एक तो चीज़ ये, और दूसरा भ्रम जो आपने कहा कि संस्कृत जो है वो केवल अलीट लोगों की भाषा थी और प्राकृत जो है वो निचले तबके के लोगों की भाषा थी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। संस्कृत जो है, प्राकृत जो है वो सबकी भाषा थी। अब जैसे उदाहरण के लिए, आप अगर किसी
बड़े फर्म के मालिक हैं और हरियाणा से हैं, या किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी मातृभाषा, वो आपकी मातृभाषा भी वही होगी जो आप पढ़ा रहे हैं या जिसमें बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने अभी आपसे चर्चा की, तो मैं संस्कृत बोलता हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, संस्कृत में लिखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी नहीं है। सभी लोगों की मातृभाषाएं प्राकृत भाषाएं थीं जी, एक समय की, विशेष समय के बाद। तो आज की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वैसे ही प्राकृत भाषाएं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो संस्कृत जानने वाले थे वो उसी में से निकलते थे। वो घर की भाषा तो हमेशा प्राकृत भाषाएं थी। और आप महाभाष्यकार पतंजलि का अगर महाभाष्य देखें, उसके पसपशानी को देखें, तो उसमें वो बताते हैं इन चीज़ों को कि किसी भी तरह की भाषिक कटुता की बात नहीं थी। ये बात जरूर थी कि आप रिचुअल सब जब कर रहे हैं कर्मकांड, तो उस समय आप संस्कृत में करें, मंत्रों को संस्कृत में बोलें, लेकिन जब आप वो कार्य नहीं कर रहे हो तो वे लोग भी जो कि रिचुअल्स कर रहे हैं उनकी भी भाषा वही थी, इसलिए उसमें वो बोलते थे। तो वो दो ऋषियों का उल्लेख है, वे यद्वानः और तद्वानः संस्कृत के लिए के दो शब्द हैं, इनकी जगह पे वो यर्वाणः और तरवाणः बोलते थे। अच्छा, गलत बोलते थे, इतना बोलते थे, वे ऋषि तुल्य थे। और उनकी बड़ी प्रशंसा है, कहते हैं कि विदित वेदितव्या अधिकतया था तथ्या, सब कुछ पा लिया उन्होंने, सब कुछ जान लिया है उन्होंने, ऐसे विद्वान थे वे लोग। लेकिन वे यर्वाणः तरवाणः बोलते थे। यज्ञ जब करने जाते थे तब नहीं बोलते थे, तब सावधान रहते थे। तो संस्कृत तो सावधानी वाली भाषा थी ना हमेशा से। लेकिन मेरे ये कहे ये बात कहने से कोई ये न समझ ले कि संस्कृत कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा जिसमें जनसामान्य की भाषा नहीं थी। वो जनसामान्य की भाषा थी। अब उदाहरण के लिए हिंदी को आप देखें, हिंदी वस्तुतः खड़ी बोली है जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो एक क्षेत्र विशेष की भाषा है। रामपुर बिजनौर वगैरह की जो छोटा क्षेत्र है वहाँ की भाषा है, लेकिन उसको मानकीकृत करके उसको वो सामर्थ्य दिया गया है राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से, कि वह हम सभी लोगों को का एक स्वर बन रही है, हम सभी लोगों को जोड़ रही है। उसी तरह से संस्कृत भाषा भी थी। तो अगर खड़ी बोली होती ही नहीं तो उसको मानकीकृत कैसे किया गया होता और हिंदी कैसे बोल रहे होते हम लोग। तो ये तो बड़े भोलेपन की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसी भाषा है जिसमें सपने नहीं देखे गए, जिसमें लोरियां नहीं गाई गई। तो ये कुछ लोग ऐसे दुरभिसंधिकर्ता लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग, जो जन सामान्य को बरगलाते रहते हैं कि ये पुरोहितों की बनाई हुई भाषा है। ऐसा नहीं है। संस्कृत जन सामान्य की भाषा थी और सहस्रों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ये भारत की भाषिक वास्तविकता रही। जैसा कि मैंने बताया, दो तरह की भाषिक प्रवृत्तियां भारत में हमेशा से रही हैं। एक प्राकृत की प्रवृत्ति, प्राकृतों की प्रवृत्ति यानी क्षेत्रीय भाषाओं की प्रवृत्ति, और निरंतर बदलती हुई क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संप्रेषण अभाव को कम करने वाला, को समाप्त करने वाली एक भाषा, वो योजक भाषा। और इन दोनों भाषाओं में एक बहुत ही सहजीविता का संबंध, सहवर्तिता का संबंध रहा है। संस्कृत का बड़ा से बड़ा कवि देखिए, वो सब प्राकृत के भी कवि हैं। कालिदास को देखिए, वो प्राकृत, उनकी मातृभाषा प्राकृत रही होगी, वो प्राकृत के कवि हैं। संस्कृत के नाटकों को देखिए, वो कहा जाता है संस्कृत का नाटक, उसमें लेकिन उसमें 60% जो शब्द हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो संवाद हैं, वो प्राकृत के संवाद हैं। तो इस तरह का विभाजन जो है, द्विविभाजन जो है, वो हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। सरस्वती की ये समझिए कि दो आंखें, दो शक्तियाँ प्राकृत और संस्कृत थी, और एक दूसरे को परस्पर परिपूरित कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की, पूरक के रूप में। ये तो वही बात हो गई ना, अगर कोई 2000 साल बाद अगर कोई हिंदी का इतिहास लिखेगा और रीजनल लैंग्वेजेस जो आज हैं उनका इतिहास लिखेगा, तो ये कहना
कि हिंदी तो एलिट्स बोलते थे और बिल्कुल सही, लैंग्वेजेस बिल्कुल बोलते सही, थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ऐसा कहा भी सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है कि हिंदी की स्थिति जो आज है वही संस्कृत की स्थिति रही होगी कमोबेश। तो आप हिंदी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हरियाणवी भाषा से या उनके बोलने वालों से आप उनको नीचा समझ रहे हैं। अब नीचा समझ ही नहीं सकते क्योंकि आप खुद हरियाणवी भाषी हैं। मैं खुद भोजपुरी भाषी हूँ, फिलहाल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हिंदी बोल रहा हूँ और आप जो हिंदी बोल रहे हैं, वस्तुतः मैं भोजपुरी और आप हरियाणवी बोल रहे हैं, उससे मुलम्मा जो है वो हिंदी का चढ़ाया गया है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। तो ये जो संस्कृत भाषा इतनी शक्तिशाली, इतनी समृद्ध कैसे हुई? क्योंकि हर क्षेत्र के लोग उसका प्रयोग करते थे, हर क्षेत्र के मुहावरे आते थे। आप हिंदी बोलें उसमें हरियाणवी का टोन भी आएगा, उसके मुहावरे भी आएंगे, बिल्कुल सही। और वो आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा ना, तो वो मैं भी उसको प्रयोग करूंगा, तो वो जो हरियाणवी हिंदी भाषी नहीं है वहां तक भी वो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी समृद्ध होगी। संस्कृत इसी तरह से समृद्ध हुई है। संस्कृत का ट्रांस रीजनलाइजेशन हमेशा होता रहा है। संस्कृत किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं रह गई थी कुछ समय, और हर क्षेत्र में तो क्षेत्रीय संस्कृति को अखिल भारतीय स्तर पर फैलाने के लिए संस्कृत एक बहुत बड़ा साधन थी। जैसे तमिलनाडु का कोई संस्कृत कवि लिख रहा है तो उसकी संस्कृत निश्चित रूप से वहाँ के मुहावरों से, वहाँ के शब्दों से प्रभावित रहेगी। तो उसकी तमिल तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसकी संस्कृत जो है वो नीलकंठ दीक्षित दक्षिण में लिख रहे हैं, लेकिन उनकी टीका जो है वो उत्तर में हो रही है, उसको पढ़ने वाले उत्तर में हैं, और उनके फ्रेजेस से, उनके मुहावरों से उत्तर का संस्कृत भाषी जो है वो प्रभावित और अपने आप को समृद्ध कर रहा है। तो इस तरह से संस्कृत का जो है वो सर्वक्षेत्रीयकरण अच्छा होता रहा होगा तो वो ले लेते होंगे, निश्चित रूप से ले लेते होंगे। और इतना ही नहीं, आप देखिए नीलकंठ दीक्षित के संस्कृत मुहावरों को जब यहाँ का व्यक्ति, संस्कृत पढ़ने वाला पढ़ेगा तो न केवल संस्कृत में यूज करेगा, अपितु यहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग करेगा। तो इस तरह से दोनों स्तरों पर ये ताना बाना जुड़ता है और बहुत गसा हुआ, बहुत ही मजबूती से जुड़ता है। तो संस्कृत ने इस काम को किया, हजारों साल तक संस्कृत ने इस काम को किया, और भारतीय जनमानस इसको समझता है। इसलिए वो हजारों साल तक जन भाषा नहीं रही, फिर भी उसके महत्व को हम इतना समझते हैं कि उसको सीखने का प्रयत्न करते हैं, उसको हाथ से नहीं जाने देने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। और आप जाने कि 2000 वर्षों का जो संस्कृत का इतिहास है वो संस्कृत भाषा के सीखने के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों के ईजाद का भी इतिहास है। अच्छा, जो ये संस्कृत से हिंदी की जो यात्रा है, जो लिंक लैंग्वेज जो हमारी हिंदी हो गई, पहले संस्कृत थी, वो इतना बदलाव कैसे आया? उसकी क्या कहानी है? हाँ, क्योंकि उसके कारण भी, हाँ, इसकी जो संस्कृत है और हिंदी है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप जो हम देखते हैं, और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा एक अंतराल है, एक रिक्ति है। और वो है, एक संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। क्या अंतर? संयोगात्मक भाषा वो होती है जिसमें शब्दों के साथ उसकी विभक्तियाँ जुड़ी रहती हैं। अच्छा, जैसे राम ने किया तो रामेण कृतम, राम ने जो है वहीं जुड़ा है उसके। ठीक, राम के लिए दो तो रामाय देहि, तो के लिए अलग हो गया, और वहाँ रामाय राम में जुड़ा ही हुआ है। तो पुरानी भाषाएं ऐसा कहते हैं कि संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर मुड़ती हैं। अच्छा, गति करती हैं, फिर वियोगात्मक भाषाएं फिर संयोगात्मकता की ओर जाती हैं। अच्छा, तो जो ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाएं हैं वो भी संयोगात्मक हैं, लेकिन अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि जो हैं आज की, वो वियोगात्मक हो गई हैं। अच्छा। उसके प्रकृति प्रत्यय अलग अलग हो जाते हैं। तो हम संस्कृत को देखते हैं और हिंदी को देखते हैं, इसलिए दोनों में रिक्ति लगती है। बीच में जो 1500 वर्षों का हमारा भाषिक इतिहास है उसको हम दुर्भाग्यवश नहीं देखते, और प्राकृतों, वह काल प्राकृतों का काल है। तो प्राकृतों को अगर हम देखें, प्राकृत भाषा के विभिन्न कालखंडों को देखें,
तो हमें पता चलेगा कि हमारी भाषा संस्कृत से किस तरह से विकसित हो रही है धीरे धीरे। अच्छा। तो मध्यकालीन जो भारतीय भाषाएं हैं उनको समझना, उस गैप को पूरा करना है जो ओल्ड इंडो आर्यन यानी संस्कृत और मॉडर्न इंडो आर्यन, न्यू इंडो आर्यन यानी हिंदी इत्यादि की भाषाएं, इन दोनों के बीच में उस गैप को पूरा करने वाली प्राकृत भाषाएं हैं। तो वो एक मध्यमणि के रूप में है, जो जैसे गांव में देहली पर दिया रख दिया जाता है तो इधर भी प्रकाश करता है और इधर भी प्रकाश करता है, तो वो जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उनको भी प्रकाशित करती हैं, उनके भी स्वरूप को बताती हैं क्योंकि उनसे विकसित हुई हैं। क्या और इसके बारे में कहीं पढ़ सकते हैं? ये जो पूरा इतिहास है बीच का, हम जान सकते हैं कि भाई कैसे वो विकास हुआ, कि संस्कृत से हिंदी की जो यात्रा है, ये तो बहुत अच्छा इतिहास है, मिसिंग पार्ट है। बिल्कुल, ये मिसिंग पार्ट है। हाँ। और क्या अपभ्रंश उसका वो मिडल वो है? देखिए, प्राकृत के विकास के 3 कालखंड हैं और प्राकृत एक मोनोलिथिक लैंग्वेज नहीं है। वो प्राकृत को जब भी कहा जाता है क्लस्टर ऑफ लैंग्वेजेस हैं जी। एक भाषा पुंज है, इसलिए प्राकृत लैंग्वेजेस हमेशा कहते हैं, प्राकृत भाषाएं, क्योंकि भिन्न एरिया की अलग है ना, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं थी, इसलिए उनको प्राकृत भाषाएं कहते हैं। तो बहुत्व में थी, इतना ही मल्टीपल लैंग्वेजेस थी, इतना ही नहीं, मल्टीपल फेजेस भी हैं उसके। एक तो जिसको पहली प्रकार की प्राकृत कहते हैं, जिसमें पाली है। पाली भी प्राकृत का एक हिस्सा है। अच्छा। उसके कई कारणों से उसको पाली से, प्राकृत से अलग समझा जाता है, लेकिन लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग वो अलग नहीं है। और दूसरा जो है वो साहित्यिक प्राकृत। तो पहला प्राकृत का जो कालखंड है वो 500 BC से लेकर के पहली AD तक है। और उसके बाद पहली AD से प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर के 5वीं शताब्दी ईस्वी तक प्रॉपर प्राकृत है। अच्छा। जिसको हम साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। उसके बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के पहली सहस्राब्दी तक, ईस्वी तक, 1000 वर्ष तक, ये 500 वर्षों का ये अपभ्रंश का काल है, जहां से हमारी भाषाएं हिंदी इत्यादि जो हैं वो विकसित हुई हैं, पैदा हुई हैं जी। तो ये 3 कालखंडों में उन्होंने विकास को प्राप्त किया है और बहुत सारे विद्वानों ने इस कार्य को किया है। और केवल आधुनिक काल में ही इस कार्य को नहीं किया गया, प्राचीन काल से ही, जैसे जब प्राकृतें सामान्य भाषाएं थीं, उसके बाद जब वो विकसित होती गईं तो वे भी पुरानी पड़ती गईं। उनको भी बचाने के लिए जो व्याकरण लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए। इसलिए मैंने कहा ना, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं थी, केवल एक योजक भाषा भी नहीं थी, वह एक ऐसा उपकरण है भारत का जिसने सारे प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान, प्राचीन मध्यकालीन और अर्वाचीन भी, जो पुरातन अर्वाचीन है, प्राग अर्वाचीन है, उसके सारे ज्ञान विज्ञान को जोड़ करके उस रखने का उपकरण थी। तो प्राकृत भाषाएं जब अबूझ होने लगी, क्योंकि अपभ्रंशों का विकास होने लगा, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होने लगा, तो संस्कृत की जो व्याकरण शैली थी, एनालाइजिंग जो उसका डिवाइस था, उसका प्रयोग करके प्राकृतों का व्याकरण लिखा गया और प्राकृतों को उसके माध्यम से समझा जाने लगा और प्राकृतों के ग्रंथ अबूझ होने से बच गए। तो प्राचीन काल से ही, मतलब 4वीं-5वीं शताब्दी में चंड का व्याकरण है, फिर वररुचि का व्याकरण है, हेमचंद्र का व्याकरण लगभग 11वीं शताब्दी का है। उसके बाद बहुत सारे व्याकरण लिखे गए, अब तक लिखे जाते रहे, अब तक लिखे जा रहे हैं प्राकृतों के व्याकरण उसको समझने के लिए। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में उसको लिखा जाता रहा। और इस कालखंड में, अर्वाचीन युग में भी बड़े बड़े वैयाकरण हुए, ग्रामेरियन भाषा वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने प्राकृतों को समझने का प्रयास किया। जैसे पिशल जो हैं वो प्राकृत का पाणिनि ही कहते हैं उनको, तो प्राकृत भाषाओं का इतिहास, व्याकरण उन्होंने लिखा। और भी अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्राकृत ग्रंथों पर कार्य किया, प्राकृत भाषाओं पर कार्य किया, भिन्न भिन्न प्राकृतों को समझने की चेष्टा की। तो
हमें चाहिए यह था कि संस्कृत और हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के दोनों विभागों में दोनों के विद्वानों को प्राकृत की भी ट्रेनिंग हो अच्छी तरह से। और इसलिए जब संस्कृत के विभाग भारतीय स्वतंत्रता के बाद जब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और संस्कृत विभागों की स्थापनाएं हुई उन विश्वविद्यालयों में, तो उन विभागों का नाम आपको जानकर रुचिकर लगेगा कि उनका नाम केवल संस्कृत विभाग नहीं था, अधिकतर का नाम संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग। जैसे अब रोहतक विश्वविद्यालय जो MDU है उसके संस्कृत विभाग को देखें, या गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को देखें, तो संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग। तो ये माना गया कि क्योंकि कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का अध्ययन आप एक एकांगी रूप में नहीं कर सकते, उसके सजातीय, क्योंकि वो भाषाएं सजातीयता में ही विकसित होती हैं। बिल्कुल, कोई भी धर्म, समाज, संस्कृति, भाषा ये सजातीयता में ही विकसित होती है। आप केवल अगर उसको जानेंगे तो उसको भी नहीं जान पाएंगे। सही बात है। जैसे आप ऐसे ही होगा, जैसे आप पुल से नदी को पार कर रहे हैं, तो आप नदी को कहाँ पार करते हैं? आप तो पुल को पार करते हैं। आप तो उस लोहे लक्कड़ को पार करते हैं, नदी को पार नहीं करते हैं। तो आप केवल संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृत भी नहीं जानते हैं। आप उस जिस सजातीयता में संस्कृत विकसित हुई है उसको आप जानते हैं, तब आप संस्कृत को जान पाते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि केवल निराकार को जो जानता है वो नहीं जानता है, असंशयम समग्रम माम। तो समग्रता में जानने का क्या मतलब? संपूर्ण विश्व के रूप में जो परमेश्वर विद्यमान है साकार रूप में, उसको भी तो जानना है। केवल कोई कहीं कल्पना के स्तर पर निराकार बैठा हुआ है उसको मान लेना, उसको जान लेना ही केवल उसको जानना नहीं है, उसके समस्त अस्तित्व के साथ उसको जानना है। तो ये माना गया था कि संस्कृत जो है वो उसको इनके साथ पढ़ा जाएगा। और जब आप संस्कृत को वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली इत्यादि के साथ, अवेस्ता इत्यादि के साथ, फारसी इत्यादि के साथ पढ़ते हैं तो आपको उसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता है, प्रकट होकर के आता है कि किस तरह से वो भाषा विकसित हुई होगी। बहुत सारे रूप संस्कृत के प्राचीन रूप ऐसे हैं जो प्राकृतों में, जो आपकी लोक भाषाओं में प्रचलित हैं, संस्कृत में प्रचलित नहीं हैं। तो अगर हम भाषा को पढ़ रहे हैं तो हमारी भाषा के प्रति इस तरह की व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, और इसमें भाषा विज्ञान हमारी मदद करता है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि ये मेरे को बहुत ही रोमांचक था ये इसका फाइंडिंग। एक है हरियाणवी में बोलते हैं जाडा। तो जाडा का हम सोचते थे कि ये कोई करप्शन है। हाँ। तो हम जैसे जाडा बोलते थे तो लोग संकीर्ण तरीके से देखते हंसते। हम लोग भी जाड़ा बोलते हैं। तो ठंड हिंदी में ठंड या सर्दी बोलते हैं। वो है। हाँ। तो मैंने देखा संस्कृत कोश में जाड्य शब्द है जी। जाड्य शब्द से वो जाड़ा बना है और बड़ा ही सुंदर शब्द है जाड्य। जड शब्द को अगर आप देखें ना तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो जड़ मतलब मूर्ख भी होता है और जड़ मतलब ठंडा भी होता है। तो जाड्य मतलब मूर्खता और ठंडापन। ठंड में जैसे सिकुड़ जाता है ना आदमी, मतलब कुछ कर नहीं पाता, एक्टिविटी नहीं होती। ज्ञान जो है वो एक्टिव होता है। ज्ञान की रश्मियों से व्यक्ति जो है वो सक्रिय होता है और मूर्ख व्यक्ति तमोगुण में पड़ा होता है। और वो ऐसे जैसे सर्दी में उसने अंगों को सिकोड़ करके, तो कितना मानीखेज ये शब्द है, कितना सारगर्भित सिग्निफिकेंस है इसमें, जो कि सर्दी में नहीं है, जो कि ठंड में नहीं है। ठंड तो लोक भाषा का शब्द है। सारे शब्द जो प्रचलित हैं वो दिल्ली वाले जाड़ा सुन करके हंसते भी हैं। हमारी भोजपुरी में भी जाड़ा ही बोला जाता है। अब मैं एक उदाहरण भोजपुरी से दूं। जैसे एक शब्द बचपन से ही मैं सुनता था, घरकच। घर के जो गृहस्थी के जंजाल है ना, उनके लिए शब्द घरकच शब्द का इस्तेमाल किया जाता। तो मैंने सोचा ये ऐसा ही कोई शब्द है। जैसे ध्वन्यानुरूप शब्द होते हैं ना, ओनोमोटोपोइक, ये कुछ भी शब्द बन जाते हैं।
तो जैसे बड़बड़ाना या कुछ ऐसा। तो लेकिन मैंने जब प्राकृत पढ़ी तो मुझे पता चला ये कच्छ शब्द जो है उसका जैसे सत्य से सच बनता है ना जी, वैसे से कृत्य से कच्छ बनता है। तो गृह कृत्य है एक्चुअली ये। घर कच्छ का मतलब है गृह कृत्य, घर के जो हमारे नित्य प्रति के कार्य हैं, घर के जंजाल हैं। तो किस तरह से ग्रह के साथ कृत्य अच्छा लगता है और हाँ, घर के साथ ये अच्छा लगता है। घर ऐसा बताते हैं कि गृह से ही बनता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक आजकल जो भोजपुरी का ही, क्योंकि वो पंचायत एक टीवी सीरीज है, उसमें बनराकस उसका दूसरा आ गया है ना वो। हाँ, बनराकस उसमें है। तो लोग कहते बनराकस क्यों बोलते हैं गलत आदमी को, जो गंदा आदमी है। तो कहते बनराकस, फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों वन का राक्षस होगा, इसलिए वहां से आया होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं। हमारी लोक भाषाओं ने उन तत्सम शब्दों को या उनके परिवर्तित रूपों को सुरक्षित करके रखा है। तो उनकी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए कि वो किस तरह से नष्ट हो रही हैं। और पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमारी लोक भाषाएं इतनी शीघ्रता से नाश की ओर जा रही हैं, आजकल लोप तो की ओर जा रही हैं। हम सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि हिंदी जिससे रस लेती है वो हमारी लोक भाषाएं हैं। तो ये जो संस्कृताइजेशन का आपने बताया कि ये प्रोसेस है पूरा हमारा, ये इसको हिंदी के साथ भी और हमारी जो भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको सहेजने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको कैसे वापस हम संस्कृताइजेशन का मदद ले सकते हैं या हिंदी का मदद ले सकते हैं? कैसे, क्या करना चाहिए? क्या हमको करना चाहिए? क्या सरकार कुछ कर सकती है या अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कुछ कर सकते हैं? तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं इसमें? हम अपना जानना चाहेंगे कि हम क्या करें इसमें, हिंदी भाषी क्या करें? वस्तुतः ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसके बहुत सारे कारण हैं, इसलिए एक आयाम में इस प्रश्न को समाहित नहीं किया जा सकता। उसका समाधान एक व्यक्ति नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा है कि एक जो उपनिवेशीकरण जिसका बड़ी बुरी तरह से शिकार हमारा देश रहा है, और वो उस उपनिवेशीकरण ने हमारी चेतना को द्विखंडित कर दिया। इस तरह से द्विखंडित कर दिया जिस तरह से यूरोपीय उपनिवेशीकरण ने, जिस तरह से मुस्लिम नहीं कर सके थे। शक और हूण जो कि भारत में जज्ब हो गए थे, मर्ज हो गए थे, वो नहीं कर पाए। मुस्लिम आक्रांता ये नहीं कर पाए। ये यूरोपियों ने ये कार्य कर दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी चेतना को द्विखंडित कर दिया। हमारी चेतना कभी भी प्राचीन और आधुनिक में अपने आप को नहीं बांटती, वो सनातन समझती है। जैसे पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य विचारधारा ये है कि जो मॉडर्निटी है वो ट्रेडिशन का खून करके अपने आप को स्थापित करती है, उसको नष्ट करना ही होगा उसको। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पुराण शब्द का भी मतलब है पुरानवम भवति, वह पुरानी चीज जो नई हो जाए। पुरानी चीज वस्तुतः नई चीज का काउंटर पार्ट है ही नहीं, क्योंकि वही प्राचीनता जो है अपने आप को नवीनता में आविष्कृत करती है, फिर से नई होती है। तो वो सेंस हमने खो दिया। और उन्होंने ये ऐसा षड्यंत्र किया जिसके नाते उनका प्रवेश हो गया। और उपनिवेशीकरण के बाद उसका जो अवश्यम भावी दुष्परिणाम है वो यूरोपीयकरण है। तो उनके चले जाने के बाद भी हम निरंतर यूरोपीकृत होते गए। तो एक तो ये ऐतिहासिक कारण हुआ, राजनैतिक कारण हुआ, और इसके पीछे तो हम में उन्होंने हीन भावना भर दी। उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से आपका साहित्य, आपके पूर्वज बहुत अच्छे थे, लेकिन वो पुरानी बात थी, उसको डिस्कार्ड करके ही आप मॉडर्निटी में आ सकते हो। उसको छोड़ना होगा आपको, आप वो नहीं हैं अब आप।
लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है ना। आप देखिए ना, रामायण महाभारत को हम प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते हैं, अपितु उनको जी रहे होते हैं। हम उन प्राचीनता को ही जी रहे, हमारी प्राचीनता ही आधुनिकता में के रूप में अपने आप को पुनरावतीर्ण करती है। क्या इसको कह सकते हैं कि ये सनातन शब्द का एक जीवित अर्थ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर भारतीय इस बात को समझता है। आप देखिए कि गीता के कितने अनुवाद और कितने रूपांतरण हुए, कितनी कमेंट्रीज हुई, कितनी व्याख्याएं हुई, और हर व्याख्या जो है वो युगानुरूप व्याख्या है। तो हमारे ग्रंथ भी पुनरावतीर्ण होते हैं, केवल ईश्वर पुरुषों के रूप में अवतीर्ण नहीं होते। एक श्लोक है बहुत सुंदर, वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदो प्राचेत वेदः प्राचेतसादासीत साक्षात रामायणात्मना। जैसे परम पुरुष राम के रूप में अवतीर्ण होता है, वैसे वेद जो है वो रामायण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। और रामायण भी रामचरितमानस के रूप में अवतीर्ण होता है। फिर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, कहीं कंब रामायण के रूप में अवतीर्ण हो रहा है, कहीं कृत्तिवास रामायण के रूप में अवतार ले रहा है। तो इस तरह से सांस्कृतिक सघनता होती है। तो ये सनातनता है हमारी। अगर हम ये मानते कि रामायण जो है वो प्राचीन काल की वस्तु है, तो हम उसकी आधुनिक व्याख्या, उसकी समस्याओं पर चर्चा क्यों करते? वो पुरानी चीज़ है। तो हमारे ग्रंथ विकासशील होते हैं, और वो हम काल को अखंडता में देखते हैं। प्रोफेटिक धर्मों में और सनातन धर्म में, इंडिक रिलीजियस में एक बहुत बड़ा यही भेद है। वे काल को दो खंडों में बांट करके देखते हैं। वो ये मानते हैं कि नया प्रॉफिट आया तो पुराने नियम जो हैं वो पुराने पड़ गए, वो मनसूख हो गए, वो विड्रॉन हो गए, वो कालबाह्य हो गए। लेकिन यहाँ कालबाह्यता की बात नहीं होती है। वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, मॉडिफिकेशन तो ज़रूर होता है, लेकिन उन नियमों को अनियम नहीं माना जाता है, उन ऋषियों को अप्रामाणिक कभी नहीं माना जाता है। तो खैर, इस प्रॉफिट्स नहीं है। बिल्कुल। तो वो सनातनता के भाव को खंडित कर देना, ये सबसे बड़ी सफलता थी उन दुरभिसंधिकारियों की, और यही उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। आर्थिक दुष्परिणाम तो बहुत बाद का दुष्परिणाम है। हम में आर्थिक रीति से देश अगर विपन्न हुआ है तो संपन्न हो सकता है, लेकिन जिसने अपनी सांस्कृतिक चेतना खो दी, जिसने ये मान लिया कि हमारी कोई संस्कृति नहीं है, हम जिस तरह से पहले थे वो अब नहीं हो सकते किसी भी तरह से, तो फिर उसका उठ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस सनातनता के भाव को नष्ट करना, उसका नष्ट हो जाना ही हमारी मानसिक गुलामी है। और वो गुलामी इस तरह से, वो दासता इस तरह से हमारे अंदर आई है कि हम अपनी सभी चीज़ों के प्रति एक अपोलोजेटिक, एक क्षमा प्रार्थी का भाव रखते हैं, क्योंकि उसके प्रति हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उसको हम कमतर आंकने लगते हैं। हिंदी के साथ हिंदी हो, संस्कृत हो, इसके साथ हमारी यही स्थिति है। और वो जो भाषिक साम्राज्यवाद जो अंग्रेजी फैला रहा है, वो कहीं न कहीं हमें डर ये है कि वो हिंदी में भी वो चीज़ आ रही है और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उस तरह से व्यवहार नहीं कर पा रही है जैसे संस्कृत ने हजारों वर्षों तक अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ किया था, आदान प्रदान की चीज़ की थी। और जिस तरह से पंडित जो है वो प्राकृत में पढ़ाते थे बच्चों को, संस्कृत में भी पढ़ाते थे, प्राकृत में भी पढ़ाते थे। हमारे पब्लिक स्कूलों में ऐसा कहाँ होता है, बच्चा अंग्रेजी में ही सिर्फ बोले, इस तरह की शर्त होती है। जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये बात आई है कि संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैः यः शिष्यम् अनुरूपतः, अपने शिष्य को जो अनुरूप, जिस तरह से वो उसका जो मानसिक क्षमता है उस तरह से प्राकृत का भी प्रयोग करे, संस्कृत का भी प्रयोग करे। तो दोनों भाषाओं का जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था वो जिस तरह से नष्ट हो रहा है साम्राज्यवाद, भाषिक साम्राज्यवाद के नाम। और बड़े ही सुंदर सुंदर चमकते हुए शब्द हैं उनके लिए। एक तो ये विश्व भाषावाद, एक भाषावाद,
ग्लोबलाइजेशन की भाषा है अंग्रेजी। अगर हम अंग्रेजी का वर्ण नहीं करेंगे तो हमारा मानव जन्म लेना व्यर्थ है। इस तरह की बातें होती हैं। या हमें कोई नहीं पूछेगा। और शायद ये एक कटु सत्य बनता जा रहा है, क्योंकि हमने विश्वास करना शुरू कर दिया ना ऐसा। हम जैसा विश्वास करते हैं वही चीज आ जाती है हमारे सामने। तो एक राजनीतिक कारण भी है। पहले कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक दल हिंदी या भारतीय भाषाओं की चर्चा करते थे, लेकिन अब वो भी चर्चा नहीं करते हैं बिल्कुल। अब वो मान चुके हैं कि वो अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मानसिक दासता हमारे भी वो मान चुकी है कि जनता मान चुकी है। पहले हिंदी का ये था कि हिंदी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई नहीं होगी, तो लोग उस पे तालियां बजाते थे। अब आप कहते हैं कि हिंदी नहीं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई तब तालियां बजाते हैं, तब तालियां बजती हैं। हाँ, वो लोग विवश हो गए ना इसको करने से, क्योंकि लोगों ने देखा कि ऐसा करने से केवल हिंदी पढ़ने से व्यक्ति पिछड़ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? अब इसमें राजनीतिक कारण है। हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो कारण है। हम हिंदी माध्यम से व्यापार का या कार्य का सृजन नहीं कर पा रहे हैं। हम भारतीय भाषाओं को परस्पर एक दूसरे के साथ नहीं ला पा रहे हैं। राजनीतिक विद्वेष या बहुत लोगों का राजनीतिक अस्तित्व भी इसी पर शामिल है। अब तमिलनाडु में देखें बिल्कुल कि दोनों भ्रष्टाचार के प्रसंग तो दोनों ओर से निकलते हैं इन लोगों में, लेकिन हिंदी विरोध और उत्तर विरोध समान है। तो ये बहुत बड़ी विडंबनाएं जो भारत में हैं, बहुत बड़ी उसमें से एक विडंबना ये भी है कि भारतीय भाषाएं परस्पर विद्वेषग्रस्त हैं। और ऐसे में फिर अंग्रेजी वाला उठता है, कहता है देखिए हम नहीं रहेंगे तो आप लोग एक दूसरे को समझेंगे कैसे? जैसे कि भारतीय कभी समझते ही नहीं थे एक दूसरे को जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक अंग्रेजी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी की वकालत भाषिक जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषिकता है, उसके नाम पर करते हैं। लेकिन वस्तुतः अंग्रेजी बहुभाषिकता की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो रेड चाइनीज फिश की तरह है जो कि एक्वेरियम में रखी हुई बाकी सारी फिशेस को खा लेगी, सारी मछलियों को खा लेगी। तो अब एक्वेरियम में रेड फिश को इसलिए रखें आप क्योंकि ये भी तो एक मछली ही है। ये भी तो एक बहुत सारी मछलियों में से एक मछली है। बिल्कुल। तो एक विविधता के नाम पर अगर आप उसको उस तत्व का पोषण करेंगे जो विविधता का ही घातक है, तो ये बहुत दुखद है, ये बहुत विडंबनापूर्ण है। बिल्कुल। तो लेकिन इस प्रश्न का हल बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप देखिए कितने सारे आयाम इसमें शामिल हैं। राजनीतिक, आर्थिक कितना बड़ा आयाम शामिल है। ऐतिहासिक कारण इसके अंदर है ही, सामाजिक कारण इसके अंदर है ही। तो एक बड़ी ज्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। निजी स्तर पे अगर कोई सुन रहा है इसको और कोई अपनी भाषा को उस तरीके का बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? उसके लिए ये समाधान मुझे लगता है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करें। क्योंकि आजकल दिक्कत तो ये है कि वो उस भाषा में जो हम चाह रहे हैं जिस तरफ जाना, उसमें ना तो कोई ग्रंथ आ रहे हैं, ना कोई उस तरीके का लिटरेचर भी बन रहा है, क्योंकि बनाने वाले बचे कहाँ हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी को समृद्ध करने वाले जो सबसे ज्यादा हैं वो भारतीय ही हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी गैरत भारतीयों में होनी चाहिए, और वो अंग्रेजी का भूत अगर उनको नहीं छोड़ रहा है तब भी थोड़ी सी मातृभाषा का ऋण समझते हुए उन्हें अपनी भाषाओं को भी समृद्ध करने के लिए उसी तरह की सामग्री उसमें लाने का प्रयत्न उनको करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों के जो प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर्स बड़े बड़े, वे अंग्रेजी में साहित्य का सृजन करते हैं इसलिए कि उनको वैश्विक स्तर पर ख्याति हो या आर्थिक लाभ हो। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप अपनी मफलूज होती, जो पैरालाइज्ड होती हुई भाषाएं हैं,
सबल सामग्री नहीं होने के नाते नष्ट होती हुई भाषाओं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मातृभाषाओं का कितना बड़ा ऋण है, माता की तरह है वो, हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे घर में माएँ जो हैं वो दुखित हो रही हैं, रोग से ग्रस्त हो रही हैं, और आप सिर्फ इसलिए कि आपको जन और धन के लिए आप शक्ति और पैसे के लिए उसको आप कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें इसके लिए कर रहे हैं। आप जिस विश्वविद्यालय में हैं वो जिनके धन से चल रहा है, सामान्य जनता के टैक्स के पैसे से जो चल रहा है, वो तो अंग्रेजी भाषी नहीं है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए। ईरान में एक शेर बहुत प्रचलित है जिसे मैं बहुत संदर्भित करता हूँ। वो कहते हैं कि जहर बादा शीर मादर बरकसी कू ज़बान मादरश गुम करदास्त। जहर हो जाए माँ का दूध उसके लिए जिसने अपनी मातृभाषा को गुम कर दिया है, जिसने अपनी मातृभाषा का लोप कर दिया है। तो हम लोग फिलहाल जो हैं अपनी मातृभाषा के लोप करने के अपराधी हैं। तो हमें इस विषय में सोचना चाहिए, थोड़ी सी गैरतमंदी से काम लेना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसका प्रयोग करते हुए हमें किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये वैयक्तिक, हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। आपने अवेस्ता की बात की, उसमें और आज की जो फारसी है उसमें कितना अंतर है? क्या आप अवेस्ता को जानते हैं, पढ़ सकते हैं? अवेस्ता लिपि को तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अच्छा। सारी अवेस्ता जो है वो देवनागरी लिपि में रूपांतरित है। अच्छा। और वैदिक संशोधन मंडल पुणे, इसमें 2 बड़े विद्वान थे, सोनटक्के जी और कांगा, इन लोगों ने मिलकर के इस कार्य को किया था और कई खंडों में प्रकाशित है। तो इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र की इकाई के रूप में हम अवेस्ता की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो अवेस्ता भाषा जो थी बिल्कुल वैदिक भाषा की ही तरह थी। एक आप वैदिक भाषा का दूसरी दिशा में हुआ प्राकृताइजेशन आप कह सकते हैं उसको, और इतनी निकट है कि आप अवेस्ता में कुछ ध्वनि परिवर्तनों को अगर आप कर दें, कुछ फोनेटिक रूल्स लगा दें, तो वैदिक मंत्र हो जाएगा आपका। अच्छा। तो वैदिक जो हम भाषा का जो आप कह रहे हैं कि वैदिक भाषा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या ध्वनि से है? नहीं, वैदिक भाषा जैसे संस्कृत के 2 रूप हैं। तो एक तो रामायण से जो शुरू होती है, और एक रामायण से पहले, ऋग्वेद से लेकर के रामायण से पहले तक के, जिसमें वेदों की संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण, ये 4 साहित्य जिसमें लिखे गए, वह इसी भाषा का एक प्राचीन रूप है। तो इसलिए उसको वैदिक भाषा कहते हैं। ठीक है। एक क्रोनोलॉजिकल डिफरेंस इन दोनों के बीच में, संस्कृत के 2 रूपों के बीच में, एक वैदिक है और एक लौकिक भाषा है। ठीक है। तो वैदिक भाषा में कुछ स्ट्रैटिफिकेशंस, कुछ स्तर ज़्यादा हैं, कुछ अधिक विचित्रता, विविधता, विभिन्नता है, क्योंकि उसका संभवतः मानकीकरण उस तरह से नहीं हुआ जैसे कि संस्कृत का हुआ, बाद वाली संस्कृत का हुआ। शायद उसका प्रचार क्षेत्र भी इतना अधिक नहीं था जितना कि लौकिक संस्कृत का था। तो और उसी समय की या उसके थोड़े समय बाद की, निश्चित रूप से बाद की ही होगी, क्योंकि उसमें प्राकृताइजेशन बहुत है अवेस्ता में। उसमें वो बाद की भाषा के होने के उसमें प्रमाण भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दिए जा सकते हैं। तो वो वैदिक भाषा से बहुत निकट की भाषा है। जिस तरह से वैदिक भाषा या संस्कृत भाषा और आज की हिंदी के बीच में जो आप अंतर देख पाते हैं, वही अंतर आप समझ सकते हैं अवेस्ता और आज की फारसी में। आज की फारसी बहुत अलग कारणों, बहुत राजनीतिक धार्मिक कारणों से बदल चुकी है। उसकी लिपि, सबसे पहले तो लिपि बदल गई, लिपि अरबी हो गई।
लिपि के कारण भी शब्दों में उसकी बहुत पहले सारे लिपि अपनी लिपि थी उसकी। देवनागरी नहीं 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 नहीं, देवनागरी तो बहुत बाद की है। देवनागरी तो संस्कृत, के बाद की। हाँ, संस्कृत भाषा की भी पहली लिपि नहीं है। ब्राह्मी इत्यादि लिपियों में संस्कृत सैकड़ों सालों तक लिखी तो जाती जो रही पहले है। वैदिक भाषा की थी वही अवस्था की भी थी। नहीं नहीं, वो चूंकि अलग क्षेत्रों में विकसित हुई थी, इसलिए वैदिक भाषा तो लिखी हुई भाषा नहीं थी ना, बहुत बोलने बाद में। में उसकी लिखी। तो श्रुति कहते हैं वेदों को, हाँ हाँ वो तो सुनी जाती थी। जी। कहते हैं कि वो लेखन की कला के आविष्कार से भी पहले की भाषा, और वो मंत्र उसके भी पहले के मंत्र हैं। तो उसकी अपनी भाषा थी अवेस्ता की, और वो बाद में जैसे एक तो जो ओल्ड पर्शियन है कीलाक्षर लिपियों में क्यूनिफॉर्म में लिखी जाती थी। तो उसके बाद जो है वो जो मध्यकालीन फारसी हुई, उसके लिए एक अलग तरह की भाषा विकसित की गई। हुजवारिश जिसको कहते हैं, वो आर्मीनियन मूल से विकसित हुई भाषा, तो इसलिए उसको दाहिने से बाएं की ओर लिखते हैं। जैसे हम बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं, उसके उलट वे भाषाएं, वे लिपियां दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती हैं। तो उसकी लिपि अलग है, और बट काफी सिमिलर हैं अवस्था और वैदिक। भाषा निकट है। भाषा और लिपि का तो स्वाभाविक संबंध नहीं होता ना, यादृच्छिक संबंध होता है। नहीं, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। बहुत निकट है, बहुत ही निकट। जैसे वशिष्ठ शब्द है तो वहाँ वहिष्ठ के रूप में आता है। अच्छा। तो उसमें जो उसकी गाथाएं हैं, वो गाथाएं उनके कुछ ध्वनि परिवर्तनों को आप कर दें तो आपको लगेगा कि ये ऋग्वेद के मंत्र हैं। उनके देवता वही हैं जो हमारे देवता हैं। इंद्र, वृत्र जो उसमें इंद्र के साथ युद्ध करता है, या अश्विनव है जो देवता हैं, वरुण देवता हैं। तो ये सारे वहाँ भी देवता हैं, यहाँ भी देवता हैं। कर्मकांड लगभग एक हैं, यज्ञ की क्रिया एक है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वे आर्य हैं। वे आर्य अपने आप को कहते भी हैं। बहुत सारे शब्द की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से वो निकट हैं। तो उससे संबंधित होने के कारण फारसी में यद्यपि परिवर्तन बहुत हो गए धार्मिक और राजनीतिक कारणों से, लेकिन फिर भी वो संस्कृत के निकट बहुत स्तरों पर आपको दिखाई पड़ सकती है आज भी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें तो फारसी में ऐसी हैं जो कि संस्कृत की या संस्कृत मूल की अब भी सुरक्षित हैं। जैसे ये संयोगात्मकता जो है ना, जो मैंने कहा, मी कुनंद कृण्वन्ति करता है, हिंदी में अलग अलग हो गया है, लेकिन संस्कृत फारसी में अभी भी उसी तरह से विद्यमान है संयोगात्मकता। कुनंद में अंध जो है ना वो अंति है, कुर्वंती वाला अंति है, और कृण्वंती वाला जो कुन है वो धातु है। धातु और प्रत्यय का एक साथ रहना, ये संयोगात्मकता है। एग्लूटिनेटिंग होना भाषा का, और आइसोलेटिंग होना प्रत्ययों का अलग हो जाना है। तो फारसी में अब भी आप देखते हैं कि बहुत जगह नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह कॉन्जुगेशंस में धातु रूपों में जो प्रकृति है और प्रत्यय है वो एक साथ मिल करके चलते हैं। जैसे मी कुनम मतलब करता हूँ, तो कुन और अम, कृणोमि जैसे संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है, करोमि जैसे संस्कृत में है। तो जब ये सब देखते हैं तो फिर वो जो एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये जो आप फारसी के शब्द हैं और वो सब, वो मेरे ख्याल से वो इसलिए भी हो गया है कि वो जो एसोसिएटेड है वो लैंग्वेज कि आक्रांताओं से एसोसिएट होने के नाते उसको हीन भावना से देखा जाता है। बिल्कुल। तो एक ऐतिहासिक कारण भी है ना इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि एक समेकित मनोविज्ञान भी होता है देश का,
आक्रांताओं ने इस शांति प्रिय देश पर बिना किसी कारण के इतने घाव लगाए, इतने हमले किए, तो वो जो देश की एक समेकित साइकोलॉजी है उस पर जो घाव लगे वो हजारों वर्षों तक उसका रिपरकशन होता रहता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा इतिहास उससे भी पहले का है। फारसी और संस्कृत का संबंध इस्लाम के आने से थोड़ी शुरू हुआ, वो तो उससे भी पहले का है। वो तो दोनों एक छत में रहने वाले एक भाई थे। तो अगर हम उनको एलियनेट करते हैं, उन शब्दों को हटाते हैं, तो हम एक तरह से अपने को कमजोर कर रहे हैं ना जी। इसमें आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। शायद दूसरा पार्ट भी करना चाह रहा था मैं, हो पाएगा क्या इसके अलावा? 1.5 घंटा हो गया। हम लोग फिर आ जाएंगे, दिल्ली में ही तो हैं। फिर आ जाएंगे ना? ठीक है। किन विषयों पर करेंगे? हाँ, तो आखिरी सवाल इसमें ले लेते हैं कि हाँ, जो अपभ्रंश से उर्दू का जो विकास है वो कैसे हुआ, उसकी क्या कहानी है? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है कि वहाँ तक क्या था, अपभ्रंश की स्थिति क्या थी, क्या कितने प्रतिशत अगर बात करें, कितना वहाँ पे हिंदी से उसका मेल खाता था, और उर्दू के कैसे उसमें किस तरीके से हुआ? आपने कहा कि छावनी की भाषा है, ठीक है, तो वो कैसे वो बनी? और जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो तो मेरे ख्याल से फारसी थी। हाँ। लेकिन ये फिर ये इतनी पॉपुलर होगी कि मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ पर वो अपने आप को उसको ऑन कर लिया कि ये तो हमारी भाषा है। और जबकि जो हिंदू कम्युनिटी है उसने उसको अभी जो है वो दरकिनार कर रखा है, की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भाषा को ओन करना तो ठीक बात है, लेकिन उसका ज्ञान रखना, उसका प्रयोग करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मुस्लिम ये कहते भी हैं कि वो हमारी भाषा है, उसके प्रति एक धार्मिक जोश रखते भी हैं, वो कितना जानते हैं ये चीज़ बड़ी विवादास्पद है। वो उसके वास्तविक स्वरूप को कितना जानते हैं ये विवादास्पद है। साथ ही जो लोग, दोनों में ही भ्रम है तो मतलब, हाँ, साथ ही जो लोग उसको दरकिनार करते हैं दूसरा समझ करके, विदेशी समझ करके, वो भी नासमझ हैं, क्योंकि वो उसके वास्तविक स्रोत को नहीं समझते हैं कि किस तरह से वो हमारी ही भाषा है। और देखिए, भाषा वैज्ञानिक रीति से अगर आप देखें तो हिंदी और उर्दू दो भाषाएं नहीं हैं, लेकिन इसके लिए आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। हमारे यहाँ राजनीति जो है वो वोट की राजनीति होती है, वो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वो लोगों को भ्रम में रखने की राजनीति होती है। तो लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग ये दो भाषाएं नहीं हैं। उनकी किसी में ट्रैफिक्ड जो शब्द होते हैं, लाए हुए आयातित शब्दों से भाषा नहीं बनती है। चाहे आप भाषा अलग नहीं होती है, कम से कम आप संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को डाल लें और फारसी के शब्दों को बहुत डाल लें एक ही तरह के स्ट्रक्चर में, और उनको कह दें ये दो शैलियां तो हो सकती हैं, दो भाषाएं नहीं हो सकती। आप एक दूसरे के लिए अबूझ तो बन सकते हैं। हम खूब ज़्यादा संस्कृत उसमें बोलें ऐसा कि सामने वाला समझ ही ना पाए, अरबी के इतने शब्द बोलें कि जन सामान्य समझ ही ना पाए उस उर्दू बना करके। तो दोनों को आप लेकिन इसके साथ साथ ये समझना आवश्यक होगा कि ये एक ऐतिहासिक ज़रूरत के कारण बनी है। ये शैलियाँ विकसित, शैलियों के रूप में तो ये निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप है, और उसका सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्नता अवश्य है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भिन्नता न हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्नता अवश्य है, क्योंकि लिपि का अलग होना, शब्दावली का अलग होना आपको एक भिन्न विश्व में ले जाती है, और आपको एक अलग ज्ञान के स्रोत से आपका परिचय कराती है। तो अगर आप उर्दू जानते हैं तो आपके लिए एक विशाल
झरोखा जो है वो खुलता है इस्लामिक वर्ल्ड का, फारसी का, अरबी का और उन ग्रंथों का। और निश्चित रूप से बड़ी ज्ञान संपदा है, बड़ी विशाल। जैसे फारसी जो है वो हमारा मध्यकाल का जो भी इतिहास है वो फारसी में लिखा गया है। बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद जो है वो फारसी में हुआ है। तो फारसी एक मध्यकाल में बड़ा सा टाइम स्पैन जो है उसको ऑक्यूपाई करती है। और उस तक पहुंचने के लिए उर्दू हमें एक रास्ता देती है। तो एक नई प्रकार की संस्कृति, एक अलग प्रकार की संस्कृति को ठीक से समझने के लिए ये भाषा और इसका इस रूप में विकसित होना और विद्यमान रहना, वर्तमान रहना, ये बहुत ही आवश्यक है, मंगलमय है, स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन इसको बिल्कुल अलग मान करके और इस आधार पर झगड़ा करना, इस आधार पर राजनैतिक लाभों को लेना, ये बहुत ही अवैज्ञानिक चीज़ है, जिसको कम से कम हम एकेडमिकली तो कंडेम कर ही सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं और उसकी निंदा होनी चाहिए। तो ये स्थिति है। और जो कहानी है विकास की, हाँ, अपभ्रंश से अपभ्रंश, देखिए अपभ्रंश जो है वो संस्कृतेतर जो भी, जब प्राकृतें बन गई साहित्य की भाषाएं, प्राकृतें लोक भाषाएं थी, पुरानी प्राकृतें, पुरानी पढ़ती हुई प्राकृतें जो हैं वो जब साहित्य की भाषा हो गई तो लोक भाषा को का एक नया नाम दिया गया और वो अपभ्रंश था। अपभ्रंश किसकी दृष्टि से? प्राकृत की दृष्टि से, वो संस्कृत की दृष्टि से नहीं। यद्यपि संस्कृत की दृष्टि से भी अपभ्रंश, सारी भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता है। जैसे संस्कृत की दृष्टि से बाकी सारी भाषाओं को प्राकृत कहा जाता है, वैसे अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो अपभ्रंश जो है वो बाद में जो भी लोक भाषा थी, लोगों के द्वारा बोली जाती हुई भाषा, अवहट्ठ या अपभ्रंश उसको कहा जाता था। तो जो ये शौरसेनी का जो क्षेत्र था, शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी विकसित हुई, उसके अवहट्ठ रूप से जो हिंदी का विकास, जिस हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी तो नाम बहुत बाद में पड़ा, लोग जिस शैली में बातचीत करते थे, जो उस भाषा का स्ट्रक्चर था, उस क्षेत्र में जब विदेशी आक्रांताओं का संपर्क हुआ तो जैसा कि मैंने कहा, उनके द्वारा क्षेत्रीय स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने का जो प्रयास था, उस प्रयास के कारण एक नई शैली का विकास हुआ। मतलब स्ट्रक्चर तो पहले से वर्तमान था, बस वो शब्द बिल्कुल ऐसे प्रयोग में आने लगे जो वो समझते थे और फिर बिल्कुल वो यूज करने लग गए, तो यहाँ पे भी वो समझ हो गई। बिल्कुल तो स्ट्रक्चर पहले से विद्यमान था। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उर्दू से हिंदी का विकास हुआ, ऐसी भी बातें करते हैं लोग। तो वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि अब जैसे हिंदी जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी। अपभ्रंश, अवहट्ठ उस समय की जो पुरानी भाषा 11वीं 12वीं शताब्दी में जो थी, उसी भाषा से इन दोनों प्रकार की शैलियों का विकास होता गया। तो उसी को विदेशियों द्वारा बरतने की जो कोशिश है, उसके कारण एक उर्दू मुअल्ला में बोली जाने वाली एक शैली का विकास हुआ। जैसे देखिए, मान लीजिए आप उन लोगों से बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप उनके शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो समझ जाएं, स्ट्रक्चर अपना रखेंगे ताकि आप बोल पाएं। आप शब्द उनके इस्तेमाल करेंगे, ट्रैफिक्ड जो आयातित शब्द हैं, ताकि वो समझ पाएं। और उन्होंने भी यही किया, वो अपने शब्द बोलने के लिए विवश थे क्योंकि वही शब्द उनके प्रयोग में थे, और उन्होंने स्ट्रक्चर सीखी। इस स्ट्रक्चर से उन शब्दों को मिला करके इस तरह से उर्दू का विकास हुआ। सर, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा और मतलब ज्ञानवर्धक ये पूरी चर्चा थी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला
मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे कि कितनी नई चीज़ें सीखी हैं मैंने। बहुत बहुत आनंद धन्यवाद आया। सर। मुझे आनंद आया आपसे बात करके। अब तो पता ये मंच बहुत बड़ा हो गया, इतने बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे चर्चाएं की हैं। नहीं तो इस सब पर आपने मुझे बुलाया, बहुत मैं आभारी हूँ। और आशा करता हूँ कि अगली बार भी हाँ। क्योंकि हमारा जो पार्ट रह गया है कुछ हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि लेकिन ये भाषा की इनमें ही इतना समय चला मैं गया, ज़्यादा ही बोल गया कुछ। नहीं 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 वो जरूरी था। लेकिन इसमें अगर कोई पुस्तकें हैं भाषा के विकास के इतिहास के ऊपर, हाँ, अलग अलग तो पुस्तकें हैं बहुत, जैसे प्राकृतों पर आपको अलग से मिलेंगी। अगर संस्कृत वो कोई भाषा लिस्ट विज्ञान अगर पर। आप दे दें जो हाँ, अच्छी, ज़रूर, जिसको ज़्यादा बिल्कुल। पीरियड कवर करते हैं, तो वो हम कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं वीडियो में, ज़रूर, ताकि हाँ। लोग भी पढ़ सकें उसको। ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जो हिंदी उर्दू जो विवाद है या उसकी एकता जो है, उस पर बहुत अच्छी ज्ञानचंद जैन जो कि बड़े उर्दू के विद्वान थे, उनकी लिखी हुई किताब है एक भाषा दो लिपियाँ। अच्छा, तो हिंदी उर्दू एक भाषा है और उसकी दो लिपियों में लिखी जाने वाली दो भाषाएं हैं। तो इस तरीके की अगर और हाँ, एक लिस्ट अगर आप हाँ, दे दें आपको हम इसको सबके साथ साझा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आते रहें और हमको ऐसे ही ज्ञान संप्रेषण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार।